हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो ऑनलाइन पाठशाला के साइंस सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो इस सीरीज में हम लोग साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन जो है वो रहा है, किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि भार क्या होता है। ठीक है, भार, तो ये जो भार हम लोग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेट। इंग्लिश में इसको बोला जाता है वेट। वेट का मतलब क्या होता है इस चीज को समझिएगा। तो वेट का मतलब क्या होता है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करता है, यानी पृथ्वी पृथ्वी किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भार बोलते हैं। ठीक है, आकर्षित करता है। ठीक है, जिस बल से आकर्षित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका एसआई मात्रक क्या होना चाहिए। देखिए, भार क्या है, एक प्रकार का बल हो गया, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाना चाहिए, इसका एसआई मात्रक भी क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, भार, और ये कौन सा राशि हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, पृथ्वी अगर किसे, तो वेट का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला हो जाएगा mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, मास इंटू मास, यानी द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, इसको बोलते हैं द्रव्यमान इंटू, है ना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है ये, गुरुत्वीय त्वरण, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जी का वैल्यू लगभग कितना होता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और हम लोग एक चीज जानते हैं कि जी का वैल्यू हर एक जगह डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी हर एक प्रत्येक ग्रह में, यानी प्रत्येक प्लैनेट में जी का वैल्यू डिफरेंट होता है, इसलिए अर्थ में जी का वैल्यू इतना है, तो हो सकता है कि दूसरा प्लैनेट में जी का वैल्यू कुछ और होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वस्तु का भार अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले एक और ये हो गया। अब चंद्रमा पर जो जी का वैल्यू होता है, चंद्रमा पर जी का वैल्यू जो होता है, जी का वैल्यू जो होता है, यानी जी का मान जो होता है वो पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है, जितना भी रहता है उसका 1/6 होगा। तो चंद्रमा पर देखिए, पृथ्वी पर कितना भार है, इसका 600 न्यूटन है। भार कितना है पृथ्वी पर, 600 न्यूटन। तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर अगर इसका भार निकालेंगे, चंद्रमा पर अगर भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर भार जो निकालेंगे तो पृथ्वी का भार से 1/6 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 100 न्यूटन। ठीक है, कितना हो गया आपका, 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान। ये एक्चुअली में यहाँ पर द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, भार होगा। क्या होगा, भार होगा, कि वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, भार होगा। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भार दिया हुआ ना तो आपको भार ही पूछेगा, द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा तो द्रव्यमान ही पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 100
न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह है, बोल रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 600 न्यूटन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है कि 600 न्यूटन ना होके 600 केजी होगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, 600 केजी होगा है। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, यहाँ भार ना होके यहाँ पर क्या होगा आपका, द्रव्यमान होगा। ठीक है, द्रव्यमान होगा। तो देखिए किसी भी द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान जिसको हम लोग द्रव्यमान जो बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोला जाता है। ठीक है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मास बोला जाता है। ये पहले क्या होता है इस चीज को समझिए। द्रव्यमान क्या होता है, वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होता है। ठीक है, वस्तु में पदार्थ की मात्रा जो होता है, पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा को ही भार बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका मतलब देखिए, अब एक बात को समझिएगा। कहते हैं जैसे अब मान लेते हैं किसी का द्रव्यमान, जैसे हमारे पास एक वस्तु है इस तरह से, इसमें पदार्थ की यह पदार्थ का मतलब क्या, इसमें जो पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल्स इस तरह से है। ठीक है, तो ये इसका 600 केजी इसका मास है। ठीक है, इसको अगर हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो चंद्रमा पर जो है पदार्थ की मात्रा थोड़ा बदलेगा, पदार्थ की मात्रा नहीं बदलेगा। पदार्थ की मात्रा जो है, पदार्थ की मात्रा चंद्रमा पर बदलेगा नहीं। ठीक है, मास देखिए, मास द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि पदार्थ की मात्रा नहीं बदलेगा। भार का अगर बात करेंगे तो वो चंद्रमा पर बदल सकता है, क्योंकि भार जो है, भार हम क्या बताएं कि भार जो होता है, भार का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या बताएं कि भार का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू होता है mg। इसका मतलब W किस पर प्रोपोर्शनल हो गया, G पर, यानी G का मान बदलेगा तो भार का मान बदलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 600 केजी है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो चंद्रमा पर भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो वस्तु में द्रव्यमान किसको बोलते हैं, वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान। तो पदार्थ की मात्रा जो है कहीं पर बदलता नहीं है, इसलिए द्रव्यमान जो होता है हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। यानी ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका एक अदिश राशि है ना, सदिश नहीं। इसके पास दिशा का कोई मतलब नहीं होता है, द्रव्यमान के पास दिशा नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अदिश बोलते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का अगर एसआई मात्रक का अगर बात करेंगे तो ये होता है केजी, मतलब किलोग्राम। केजी का मतलब क्या होता है, केजी का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव्यमान अगर 600 केजी है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान है तो न्यूटन तो होगा नहीं, न्यूटन वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, तो न्यूटन वाला होगा ही नहीं। दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज जानते हैं कि द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो अगर 600 केजी पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा, 600 केजी ही होगा। यानी इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग, देखिए रॉकेट जो होता है, ये जो आप रॉकेट बोलते हो, ठीक है, रॉकेट पर बहुत सारा नियम लगता है। यानी रॉकेट जो आधारित होता है वो दो नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, आधारित किस पर होता है, दो नियम पर। ठीक है, एक होता है आपका गति का तीसरा नियम। हाँ, वही हम समझाएंगे कि गति का तीसरा नियम क्या होता है और दूसरा नियम क्या होता है। और ये गति का दूसरा नियम पर भी आधारित होता है, गति का दूसरा नियम, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह पर काम करता है। गति का दूसरा नियम दूसरे जगह पर काम करता है और तीसरा नियम दूसरे जगह पर काम करता है। ठीक है, गति का तीसरा, पहले जानिए कि गति का तीसरा नियम किसको बोलते हैं। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया यानी एक्शन, प्रत्येक क्रिया मतलब एक्शन के विपरीत एवं
बराबर प्रतिक्रिया होती है, बराबर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी आप यहाँ पर इसका मतलब को समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक वॉल है, सपोज दैट एक वॉल यहाँ पर है, तो इस वॉल, यहाँ पर एक वॉल है, दीवार है, एक दीवार है, ये क्या है, एक दीवार है। आप यहाँ पर खड़े होकर इस पर फोर्स लगा रहे हो, सपोज दैट ऐसे करके फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा रहे हो दीवार को, इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उतना ही फोर्स ये दीवार भी आपको इस डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि F1 जो है बराबर हो जाएगा आपका F2 का, लेकिन एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरा का डायरेक्शन इधर होगा, यानी एक में माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाने से क्या होता है, आपका डायरेक्शन चेंज, मतलब दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत है, ये दिखाता है, ठीक है। इसी का यूज जब आप देखे होंगे कि जब ये मान लेते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से, जब ये देखिए ये नदी में क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, नदी में अगर नाव है, ठीक है, यहाँ पर नाव है, नाव से कोई बंदा उतरता है, नाव से कोई बंदा अगर उतरना चाहता है तो नाव क्या होता है, पीछे चला जाता है। इसका रीजन यही है कि जब आप आगे की ओर फोर्स लगाते हो ना, जैसे आप आगे की ओर आना चाहते हो तो नाव को आपको क्या निकलना पड़ता है, पीछे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नाव को पीछे की ओर धकेले हुए तो क्या होगा, नाव आपको आगे की ओर धक्का देगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप नाव से बाहर उतर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते, ये गति का तीसरा नियम है। और गति का अगर हम लोग दूसरा नियम का बात करेंगे, गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या कहता है, गति का दूसरा नियम कहता है कि F इक्वल टू होता है ma, यानी F इक्वल टू क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर, है ना। संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग दूसरा नियम कहते हैं। यानी संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, बल पर। यानी संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है, बल के बराबर होता है, ठीक है। ये दूसरा नियम से हम लोग को पता चलता है, और यहीं से हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है F इक्वल टू ma, ठीक है, F इक्वल टू ma, ठीक है, F इक्वल टू ma। ध्यान से देखिएगा, F इक्वल टू ma। ए क्या होता है, त्वरण होता है, ए क्या होता है, त्वरण, यानी इस पर कितना एक्सेलरेशन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर किसी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, माने अगर बाइक में एक्सेलरेटर आप ज़्यादा देते हो तो बाइक का स्पीड क्या हो जाता है, बाइक का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो उस बाइक का क्या हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं F इक्वल टू, ये जो हम ma बोल रहे हैं, F इक्वल टू ma, अगर मान लेते हैं द्रव्यमान को स्थिर कर दें, द्रव्यमान को कांस्टेंट कर देंगे तो ये F किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पता है, A का। यानी अगर F अगर बढ़ेगा तो F बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, और त्वरण बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। लेकिन अगर मान के चलिए F इक्वल टू ये जो ma है, इसमें A को कांस्टेंट कर देंगे, A कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सपोज दैट A कांस्टेंट हो जाएगा तो F किस पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m का। यानी मास को अगर हम लोग, मास को अगर बढ़ाएंगे, मास को बढ़ाएंगे तो F भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, F भी क्या हो जाएगा, आपका F भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक और बात को समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम एक थ्योरी समझिएगा, एक बहुत सिंपल सा थ्योरी है। जैसे हम 12 इक्वल टू a इंटू बी लिखते हैं, सपोज दैट, तो यहाँ पर a और b का कुछ वैल्यू होगा, तो मान के चलिए a का वैल्यू 1 तो इस b का वैल्यू 12 होगा, a का वैल्यू 2 तो b का वैल्यू 6 होगा, a का वैल्यू अगर 3 करेंगे तो b का वैल्यू 4 होगा, और a का वैल्यू अगर 4 करेंगे तो b का वैल्यू 3 होगा, फिर a का वैल्यू 6 करेंगे तो b का वैल्यू 2 होगा, और a का वैल्यू 12 करेंगे तो b का वैल्यू 1 होगा। यहाँ से आप एक चीज को समझ सकते हो कि अगर हम लोग ये वाला चीज को कांस्टेंट रखते हैं
तो ये अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक बी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो बी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक घट रहा है। यानी अगर दो चीज का प्रोडक्ट अगर कोई नंबर दो नंबर का प्रोडक्ट है तो उसमें से एक नंबर को अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा, और दूसरा अगर डिक्रीज करेगा तो पहला ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए एफ इक्वल टू एम ए है, ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए है। तो अगर हम लोग मास को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे, मास को अगर डिक्रीज करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो रॉकेट का लॉन्चिंग का मतलब क्या होता है, रॉकेट का लॉन्चिंग का मतलब होता है आपका रॉकेट, देखिए रॉकेट जब लॉन्च होता है ना, जैसे ये मान के चलिए रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, ये अब सपोज दैट ये रॉकेट है। तो जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, यानी यहाँ से ग्राउंड सरफेस से, यानी पृथ्वी के सरफेस से जब उसको छोड़ा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्च करना, ठीक है, पृथ्वी के सरफेस से उसको छोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं लॉन्च करना। तो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो बहुत सारा यहाँ पर थ्रस्ट मतलब बहुत सारा गैस निकलता है, बहुत सारा गैस बहुत तेजी से निकलता है, ठीक है। जैसे आप यूं देखे हो कि एक मान लेते हैं गुब्बारे हैं, एक गुब्बारा है, बलून है, ठीक है। अब बलून को जो है आप इसमें हवा भर दीजिए और इसको थोड़ा देर के लिए हवा भरिए और इसको बिना बांधे ही, है ना, इसको बिना बांधे ही छोड़ दीजिए तो हवा बहुत तेजी से निकलने लगता है। और हवा बहुत तेजी से निकलने के कारण क्या है कि बलून जो है ऊपर की दिशा की ओर बढ़ने लगता है। तो हवा क्या करता है, जैसे ये ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड है ना, तो हवा क्या करता है, ग्राउंड को दबाता है, यानी पृथ्वी का सतह को दबाता है। तो पृथ्वी का सतह को दबाने से क्या होता है, प्रतिक्रिया इस डायरेक्शन में उत्पन्न होता है और बलून को बहुत दूर तक ले जाता है। तो उसी तरह जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो बहुत सारा गैस को जलाया जाता है और वो गैस इतना तेजी से निकलता है, बहुत ज्यादा तेजी से निकलता है ना, बहुत ज्यादा तेजी से। और ये क्या करता है कि ग्राउंड सरफेस को, यानी पृथ्वी के सरफेस को बहुत तेजी से प्रेस करता है, यानी दबाता है, जिसके कारण जो है ग्राउंड भी उसका प्रतिक्रिया दिखाता है, रॉकेट को आगे ऊपर की ओर उड़ा देता है। और रॉकेट को इतना स्पीड दे दिया जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फील्ड को पार कर जाता है। और इसके पास जो स्पीड रहता है यानी वेग रहता है वो कितना रहता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है रॉकेट। और इसी को बोलते हैं प्लायन वेग, है ना, इसी को बोलते हैं प्लायन वेग, इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं प्लायन वेग। यानी अब यहाँ पर बात को समझिएगा, तो लॉन्चिंग होना का मतलब तो हम समझ गए कि बहुत सारा गैस को जलाया जाता है और वो सारे गैस जो निकलता है ग्राउंड को दबाता है, जिसके कारण ये आगे की ओर बढ़ता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी तरह का नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ठीक है, गति का तीसरा नियम। इसका मतलब ये हुआ कि रॉकेट जब लॉन्च होता है तो कौन सा नियम काम करता है, गति का तीसरा नियम। लेकिन अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, जैसे अब यहाँ पर जो गैस डाला गया था वो गैस का द्रव्यमान अगर मान के चलिए 100 kg है, द्रव्यमान कितना है, 100 kg, सपोज दैट 100 kg है। अब यहाँ पर एक्सिलरेशन जो था यानी त्वरण है ए है। तो यहाँ पर देखिए या बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम और ए होता है। अब गैस को तो यहाँ पर जो फ्यूल था वो तो जल रहा है, तो फ्यूल जैसे ही जलेगा तो एम क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी डिक्रीज करेगा, कमी होगा एम में। तो एम में जैसे ही कमी होगा तो ए में क्या हो जाएगा, आपका ए में वृद्धि हो जाएगा, और ए में वृद्धि होगा तो रॉकेट का वेग में भी वृद्धि होगा, रॉकेट का वेग में क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि होगा, ठीक है। तो जब रॉकेट उड़ जाता है ना, यानी रॉकेट जो उड़ता है, उड़ने के टाइम जो है ना, उड़ने के समय अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम का पालन करता है, दूसरा नियम का पालन करता है, ठीक है, गति का दूसरा नियम, यानी उड़ने के समय गति का दूसरा नियम और लॉन्चिंग होने के समय गति का तीसरा नियम। देखिए दोनों ही कंडीशन अलग अलग है।
लॉन्चिंग होना का मतलब सिर्फ पृथ्वी से ऊपर उठना, ठीक है। और उड़ने के टाइम क्या है कि गति का दूसरा नियम भी लागू होता है, ठीक है, क्योंकि गैस जलने लगता है जिसके वजह से गैस का मास में कमी होता है, यानी रॉकेट का मास में कमी हो जाएगा तो उसका ऑटोमेटिक त्वरण बढ़ जाएगा, और त्वरण बढ़ जाएगा तो क्या होता है, उसका वेग में भी वृद्धि हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोल रहा रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो गति का तीसरा नियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गति का तीसरा नियम, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे बोल रहा झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। तो झूला पर जो लड़का बैठता है, जैसे अगर मान के चलिए, अब अगर हम लोग झूला का बात करेंगे, ठीक है, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर एक हम झूला का बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक झूला है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मान के चलिए ये एक झूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़का इस जगह पर बैठा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर बैठा हुआ, तो क्या होता है कि झूला जो है एक बार इधर आता है, ठीक है, यानी इतना दूरी तक आएगा, और फिर क्या होता है, यहाँ के बाद ये झूला जो है फिर इसका पीछे जाता है, यहाँ तक आता है, ठीक है, और फिर से ये फिर इधर आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, और फिर ये वापस जाएगा इस तरह से, फिर इधर आएगा और फिर ये वापस जाता है। तो इस तरह का देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए किसी एक समय के देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है झूला पर जो बैठा हुआ लड़का है वो क्या होगा, एक बार इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि झूला में जब लड़का बैठा हुआ है और गति कर रहा है, तो उस टाइम क्या है कि लड़का जो है अपना गति को, है ना, अपनी गति को समय के साथ दोहराता है, समय के साथ जो है दोहराता है, ठीक है, दोहराता है। तो अगर कोई भी गति समय के साथ दोहराया जाता है, तो उस गति को हम लोग बोलते हैं आवर्त गति, ठीक है, आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है, आवर्तीय गति बोलते हैं उसको, आवर्तीय गति बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्तीय गति, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका आवर्तीय गति होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है, या आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया, तो लड़के के पास जो गति होगा वो क्या होगा, आवर्तीय गति होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक समान गति किसको बोलते हैं, ये भी जान लीजिए। एक समान गति का मतलब होता है एक समान गति, तो एक समान गति का मतलब क्या होता है, समान समय अंतराल में, है ना, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना क्या कहलाता है, एक समान गति कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, वृत्तीय गति का मतलब होता है किसी वृत्ताकार पथ पे गति करना, वृत्ताकार पथ पर, यानी पथ पर गति करना क्या कहलाता है, वृत्तीय गति। जैसे हम लोग जैसे बोल सकते हैं ग्रह का गति जो होता है, ग्रहों का गति वृत्तीय गति है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति, ये भी वृत्तीय गति है। घड़ी का सुइयों के गति, घड़ी में जो सुई होता है वो भी सर्कुलर यानी वृत्ताकार पथ पर घूमता है, तो वो भी क्या होता है, वृत्तीय गति होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए असमान गति, असमान गति का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे, ठीक है। असमान गति का मतलब क्या हो गया, असमान गति बराबर हो जाएगा आपका
समान समय में, समान समय अंतराल में, समय अंतराल में असमान गति, असमान दूरी तय करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका आवर्त गति हो जाएगा, ठीक है, आवर्ती होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो ये जो देखिए जंग लगना, ठीक है, जंग लगना में क्या होता है, देखिए जंग लगना में क्या होता है, आयरन जो है यानी लोहा जो है, लोहा जब है नमी के उपस्थिति में आता है, नमी और इसमें हवा पानी ये सब के उपस्थिति में जब आता है तो लोहा के ऊपर लोह ऑक्साइड बन जाता है, ऊपरी सतह पर जो है, ऊपरी सतह पर क्या बन जाता है, लोह ऑक्साइड बन जाता है, लोह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी नया चीज का फॉर्मेशन होता है ना, जब भी नया चीज का निर्माण होता है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन नहीं बोलते हैं। जब नया चीज का निर्माण होता है तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी परिवर्तन जो होता है, ये जो परिवर्तन आप समझते हो, ये जो परिवर्तन होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है, और एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है, पदार्थ बनता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में जो है ना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे अब अगर मान लेते हैं कि मोमबत्ती का जलना होगा, मोमबत्ती का जलना जो है वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा एक और बात समझ लीजिए कि रासायनिक, ये जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो होता है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाने के बाद दोबारा वो सामान्य तरीका से वापस नहीं होगा। यानी जैसे मान के चलिए, अगर हम लोग रासायनिक परिवर्तन का बात करेंगे, रासायनिक परिवर्तन का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक बार हो जाने के बाद दोबारा उसको सामान्य तरीका से वापस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो वाटर बनता है तो एक ये नया पदार्थ बन जाता है, और फिर से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सामान्य तरीका से अलग नहीं कर पाते हो। यानी रासायनिक परिवर्तन एक बार हो जाता है तो वो सामान्य तरीका से अब दोबारा उस पहले जैसा नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन हम लोग वापस फिर से उसको ला सकते हैं। लेकिन देखिए भौतिक परिवर्तन का अगर बात करेंगे, जैसे जल के साथ आप नमक को डालिए तो जो शरबत बनेगा, ठीक है, उसको फिर से आप गर्म कीजिएगा तो जल और नमक बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे हम क्या बताएं, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, मोमबत्ती का जलना ये होता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का गलना ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती अगर गलता है तो फिर से उसको स्टोर किया जाता है, लेकिन जलने के बाद उसको स्टोर नहीं किया जाता है। दही का बनना क्या हो जाएगा, यानी दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा बर्फ का गलना ये आएगा भौतिक परिवर्तन में, क्योंकि बर्फ को गला दो फिर उसको ठंडा कर दो फिर वापस बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना किसके बराबर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊष्मा क्षेपी परिवर्तन मतलब एक ऐसा परिवर्तन जिसमें ऊष्मा निकलेगा, है ना, ऊष्मा जो है निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ठीक है। ऊष्माग्राही का मतलब क्या है, ऊष्मा का शोषण होगा, ऊष्मा ग्रहण होगा, ठीक है,
ग्रहण करेगा यानी लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, उष्मा ऑब्जर्व करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माग्राही परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, डी, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जंग लग जाता है तो लोहा ऑक्साइड बन जाता है जो कि एक नया पदार्थ होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो किया गया कार्य है ना, किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है, किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, बल के दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये अच्छा से समझिए इसको। यानी अगर यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस सरफेस पर, और यहाँ पर कोई अगर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये अगर एफ लगा रहा है और ये सपोज दैट यहाँ तक विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ये देखिए इस थीटा एंगल के साथ फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर एस विस्थापित होता है। ठीक है, एस डिस्टेंस तक जाता है। तो इस कंडीशन में जो बल कार्य का जो फॉर्मूला होता है यानी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस क्या होता है, कॉस थीटा। यानी देखिए अब अगर यहाँ से फोर्स लगाते हो, ये इतना दूरी तक गया, तो यही फोर्स अगर आप इतना ही फोर्स अगर यहाँ पर लगाओगे इस डायरेक्शन में तो ये इतना दूरी तक नहीं जाएगा। अब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाओगे वही फोर्स, तो वो उससे ज़्यादा दूरी तक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये जो है W का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। यानी W जो है ये डायरेक्टली समानुपाती होगा F का। यानी फोर्स बल, अगर बल को ज़्यादा करेंगे तो W में भी वृद्धि होगा। ये W किसके बराबर, किसका समानुपाती हो जाएगा, S का। यानी विस्थापन में वृद्धि होगा तो कार्य में भी वृद्धि होगा। और यहाँ पर देखिए W क्या है, इस पर भी निर्भर करता है कॉस थीटा पर। कॉस थीटा का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, कॉस थीटा का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो किया गया कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर बल पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है उस पर भी निर्भर करता है। यानी इसका आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम कार्य का कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। तो कार्य का मतलब क्या होता है, कार्य जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क। ठीक है, कार्य, तो इसका मतलब कार्य का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बल लगाते हैं, जब बल किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, लगाते हैं और वस्तु विस्थापित होता है, तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ। तब हम लोग क्या कहते हैं कि कार्य हुआ। ठीक है, और इसीलिए हम लोग कार्य का फॉर्मूला भी लिखते हैं। कार्य इक्वल टू होता है बल गुने विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। और कार्य जो होता है, कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक जो है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक आप देखिएगा, इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, तो ये कार्य का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए वस्तु को अगर देखेंगे हम लोग वस्तु को, तो ये दो तरह का होगा। एक होगा आपका पारदर्शी, सॉरी, एक होता है प्रदीप्त, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु होता है, प्रदीप्त। एक होता है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, ठीक है, प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी उत्पन्न, इमिटेट करता है, उत्पन्न करता है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग सूर्य का बात करेंगे, सूर्य क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। ये तो सूर्य का प्रकाश से ही ये चमकता है। अगर बल्ब बोलेंगे, बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब यानी विद्युत बल्ब, ठीक है, ये क्या है? आपका प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। लेकिन जो आपका बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। यानी जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको प्रदीप्त बोलेंगे, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा वो अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु हो जाए सर, जो उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, जो उत्पन्न नहीं करेगा। तो जो उत्पन्न नहीं करेगा, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पारदर्शी वस्तु क्या होता है? जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश जो है आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी का अगर उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हवा हो गया, ठीक है, हवा हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है? आपका पारदर्शी वस्तु है, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु का अगर हम लोग बात करेंगे तो जिससे जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग इसका उदाहरण का अगर बात करेंगे तो इसका उदाहरण जैसे आप बोल सकते हो, क्या हो जाएगा? दीवार, दीवार से थोड़ा जाएगा, प्रकाश पार नहीं हो पाएगा। लकड़ी, ठीक है, पत्थर, ये सब से प्रकाश पार नहीं हो पाएगा। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पारभाषक। क्या बोलते हैं? पारभाषक। पारभाषक यानी जिससे जो है प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारभाषक। और इसमें आ जाएगा तेल लगा हुआ कागज, कागज, ये सब क्या आ जाएगा? आपका पारभाषक। यानी जिस अल्प पारदर्शी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, इसका दूसरा नाम होता है अल्प पारदर्शी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बोला सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी एक ऐसा अभिक्रिया, एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो है क्षार जो है, क्षार जो है अम्ल को उदासीन करता है, उदासीन करता है, तथा अम्ल जो है क्षार को उदासीन करता है, क्षार को उदासीन करता है, और क्या बनाता है? और लवण प्लस जल का निर्माण करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम एक ले लेते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ ये क्या है? ये आपका एक क्षार है, ये क्या है? आपका एक क्षार है, ठीक है। इसके साथ HCl ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है? एक अम्ल है, ये एक क्या है? अम्ल है।
तो ये क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O बनाता है, यानी सोडियम क्लोराइड जो कि लवण होता है और ये क्या है आपका जल होता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अगर हम लोग इसका देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, क्षार प्लस अम्ल इक्वल टू जल और गैस, ये तो होगा नहीं। क्षार प्लस अम्ल इक्वल टू जल प्लस लवण, ये बिल्कुल सही है। क्षार इक्वल टू ये तो होगा ही नहीं, और ये भी आपका नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो बोल रहा है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा, है ना, शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं आकार में, ठीक है, आकार देखिए ये जो ऊर्जा है, ठीक है, ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा का हम बात किए थे कि ऊर्जा को सामान्यतः हम लोग दो तरह का ऊर्जा का ज़्यादा जिक्र करेंगे। एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और ये क्या होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मतलब गति के कारण, गति के कारण, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्थिति और आकार के कारण, स्थिति और आकार के कारण। तो स्थितिज ऊर्जा जो है आकार के कारण होता है और स्थिति के कारण, जबकि गतिज ऊर्जा जो होता है गति के कारण होता है। ठीक है, गति के कारण होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आकार में बदलाव, तो आकार में बदलेगा, आकार में बदलाव के कारण जो शरीर द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए इलास्टिक, एक होता है आकार। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि यहाँ पर इसका आकार का अगर बात करेंगे तो ये तो ठीक है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, स्थिति गुरुत्व सिर्फ स्थितिज ऊर्जा रहता तो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें गुरुत्व लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक होता है, ये देखिए प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, प्रत्यास्थ ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलास्टिक एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। तो इलास्टिक एनर्जी, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोले, आकार और स्थिति ना, तो स्थिति के कारण जो होता है उसको हम लोग स्थिति के कारण, देखिए एक हो गया स्थिति, एक हो गया इसका स्थिति और एक हो गया आपका आकार। तो यहाँ पर दो कारण हो गया ना, एक स्थिति के कारण और एक आकार के कारण। तो स्थिति के कारण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और आकार के कारण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा, यानी इलास्टिक एनर्जी, प्रत्यास्थ ऊर्जा। यानी यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि ये जो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये हम क्या बताएं, आकार और स्थिति के कारण, आकार और स्थिति के कारण। तो यहाँ पर देखिए आकार और स्थिति, तो एक हो गया आकार के कारण और दूसरा क्या हो गया आपका स्थिति के कारण। तो आकार के कारण जो ऊर्जा होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ, है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यास्थ ऊर्जा बोलेंगे। जैसे इसको इंग्लिश में इलास्टिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इलास्टिक एनर्जी, जबकि इसको जो है हम लोग बोलते हैं गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का एग्जाम्पल समझिए। जैसे एक रबर है, एक रबर इस तरह से है, रबर बैंड है, ठीक है, अब इसको खींच के लंबा कर देते हो, ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा रहेगा वो इलास्टिक एनर्जी रहेगा। एक स्प्रिंग ऐसा है, ठीक है, अब इस स्प्रिंग को अब खींच के
या दबा के ऐसा कर देते हो, तो इसमें जो ऊर्जा है वो इलास्टिक एनर्जी है। ये स्थितिज ऊर्जा ही है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का आकार के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण का मतलब देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है। जैसे एक पत्थर यहाँ है, इसको आप यहाँ पर ले आते हो, यानी पहले कहाँ था, पॉइंट ए पर, आप कहाँ ले आते हो, पॉइंट बी पर। तो यहाँ पर स्थिति चेंज होने के कारण क्या बना, इसका उसके पास ऊर्जा आया, तो इस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है। यानी अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्यास्थ ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। अब मांसपेशी का ऊर्जा का मतलब समझ रहे हो ना, जो मांसपेशियों के द्वारा जो ऊर्जा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मांसपेशीय ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा हम बताए थे कि ये होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 25 सेकेंड में, जो आपका 25 सेकेंड, ये क्या है आपका 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है, तो समुद्र की गहराई क्या है, ध्वनि की चाल अगर दिया हुआ है। ठीक है। बात को समझिएगा। मान के चलिए कि ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है और यहाँ पर आपका समुद्र की गहराई है ये, और नाव जो है, जहाज जो है यहाँ पर है। तो अगर जहाज यहाँ पर है, ठीक है, जहाज यहाँ पर है और ये क्या कर रहा है ना, यहाँ से जो है एक, जो है आप यूँ समझिए कि एक यहाँ से ये जो है एक ध्वनि इसको देता है, भेजता है। ध्वनि भेजने के बाद ये फिर से वापस टकरा के यह यहाँ पर आता है। यानी जो सर्वेक्षण करने वाला जो जहाज होता है, ठीक है, जो सर्वेक्षण करने वाला जो जहाज होता है ना, जो सर्वेक्षण करता है जहाज, उसके पास जो है यहाँ पर एक होता है इमीटर, यानी वो तरंग को भेजता है। ठीक है। इस डायरेक्शन में भेजेगा, ध्वनि तरंग को इस डायरेक्शन में भेजेगा। और एक होता है रिसीवर, जो किसी चीज से टकराएगा और फिर से वो वापस जाएगा तो वो उसको रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पर एक बात है कि जाने में जितना टाइम लगेगा आने में भी उतना टाइम लगता है। जैसे जाने में अगर मान के चलिए टी टाइम लगा, तो इधर से जब जाएगा वापस तो ये भी कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। यानी कुल समय का अगर बात करेंगे आने और जाने में, तो कुल समय इक्वल टू हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 2t। और चाल कितना दिया हुआ है, चाल जो है ध्वनि का दिया है 1200 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो हम ठीक है, और ये 2t इक्वल टू कितना दे दिया है हम लोग को, जाने और आने में जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, 25 सेकेंड दिया है। ठीक है। तो सिर्फ जाने में देखिए, सिर्फ अगर जाने का बात करेंगे तो सिर्फ t अगर निकालेंगे तो t कितना हो जाएगा, 25/2 सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बीच का अगर दूरी निकालेंगे तो दूरी इक्वल टू होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, चाल हम लोग को दिया है 1200 दिया है, और समय दिया हुआ है हम लोग का 25/2। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, और ये इसको कैंसिल करेगा और इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जीरो और हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 जीरो और हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि यहाँ पर ये 1 जीरो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है। ये नहीं होगा, यानी 120 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा, 120 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वहाँ पर 120 मीटर पर सेकेंड होगा तो यहाँ पर 1 जीरो आपका नहीं होगा, और यहाँ पर भी 1 जीरो नहीं होगा,
तो यहाँ पर आपका 1 0 नहीं होगा, यानी यहाँ पर कितना हो गया 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 मीटर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 1 0 को इरेज कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 0 को इरेज करके लिख देना है इतना मीटर पर सेकेंड आयु। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है, अपवर्तन सूचकांक, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है अपवर्तनांक। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, ये इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। ये म्यू कितना दे दिया है 1.5। ठीक है, ये दे दिया है। अच्छा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू जो होता है हवा में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, और ये जो है ये माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है, ये होता है। यानी इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ एम और वेलोसिटी ऑफ सी, यानी वेलोसिटी ऑफ एयर, ए हवा में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, हम यहाँ पर इसको उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, ये उल्टा हो गया है। तो म्यू इक्वल टू होता है हवा में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर देखिए म्यू इक्वल टू दिया है 1.5 और हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को Vm बोलेंगे, तो Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा, तो 2 × 10⁻, ये 2 से कटेगा ना 2 बार में 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये चाल और चाल का अनुपात होता है। तो अगर दो सेम राशि का कोई अनुपात है, ठीक है, तो वो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये जो है आपका लिखा हुआ है आपका 400 हर्ट्ज लिखा हुआ है, हर्ट्ज। ठीक है, 400 हर्ट्ज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोला एक ध्वनि स्रोत से 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की ध्वनि तरंग भेजता है, तो ध्वनि का तरंग की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है ना।
इसको हम लोग देखिए, ये जो ध्वनि, ये एक ध्वनि स्रोत 4000 हर्ट्ज, यानी हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी, एफ कितना दिया है 400 हर्ट्ज, कितना दिया है 400 हर्ट्ज, ठीक है। और हर्ट्ज आवृत्ति, और ये जो है आपका तरंग धैर्य, तरंग धैर्य का अगर बात करेंगे, तरंग धैर्य का अगर बात करेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, तरंग धैर्य दिया है 2.5 मीटर दिया है। तरंग धैर्य का मतलब क्या होता है, लेमडा। तो हम लोग को चाल निकालना है, यानी भी निकालना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर देखिए टी इक्वल टू क्या होता है, यानी आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल का अगर बात करेंगे, आवर्तकाल टी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है, 1/f होता है। याद रखिएगा टी को, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, समय। आवर्तकाल का मतलब क्या हो गया, समय, यूं समझ लीजिए समय। और तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या हो गया, दूरी। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या हो गया आपका, दूरी। और आवर्तकाल का मतलब हो गया समय। तो हम लोग को भी निकालना है, यानी चाल। तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय। तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेमडा, ठीक है। दूरी को और समय को हम लोग क्या बोलेंगे, टी। तो टी इक्वल टू हम क्या बोले, 1/f। तो ये 1/f ऊपर चला जाएगा f, तो ये हो गया लेमडा f, और लेमडा है 2.5 और f कितना है 400, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा आपका, 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये बोला एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। देखिए एक बात को समझिएगा कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का है ना 6 स्थिति होता है, ठीक है। क्या होता है, 6 स्थितियां होती है, स्थितियां होती है, ठीक है, होती है। तो जिसमें से पहला अगर बात करेंगे तो पहला अवतल दर्पण का मतलब ये वाला दर्पण, ठीक है, ये वाला दर्पण। यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, देखिए ये इसका C होता है, ये इसका F होता है और ये इन्फिनिटी होता है। तो एक बात समझ लीजिए, पहला अगर अनंत से आएगा, ठीक है, अनंत से रहता है तो ये कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है, और बहुत छोटा बनता है। अनंत पर रहेगा तो अनंत पर रहेगा वस्तु, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, फोकस पर छोटा, ठीक है, और वास्तविक। ये 3 चीज याद रखिएगा, फोकस पर, छोटा और वास्तविक, ठीक है। छोटा मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं, अब हम लोग क्या रखते हैं, सी, वस्तु को जो है, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत और सी के बीच, सी के बीच, सी के बीच। यानी ये देखिए आप दर्पण को ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, यानी यहाँ पर सी है, ये अनंत हो गया, यहाँ पर एफ है, तो आप यहाँ पर रख रहे हो, वस्तु को यहाँ रखते हैं तो ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो है आपका बनता है यहाँ पर। कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, ठीक है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक हुआ तो उल्टा, और फिर क्या होगा, छोटा। वास्तविक सी और एफ के बीच, और वास्तविक उल्टा और छोटा, ठीक है। एक होता है जब हम लोग सी पर रखते हैं, सी पर रहेगा तब, यानी दर्पण इस तरह से हो जाएगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये एफ हो गया, तो हम लोग कहाँ रखेंगे, सी पर। तो जब हम लोग सी पर रखते हैं तो ये वापस जो है सी पर ही बनता है, ये फोकस से आता है, ये फोकस से आता है, ठीक है। ये वापस कहाँ बनेगा, सी पर ही बनता है।
तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब आपका सी पर बनेगा, सी पर होगा। वास्तविक, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक होगा, बराबर होगा, वास्तविक बराबर, ठीक है, वास्तविक होगा, वास्तविक और बराबर होगा, ठीक है। वास्तविक मतलब रियल लाइन से मिलेगा और बराबर मतलब वस्तु के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा था कि एक अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र में यानी सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणुओं से जो प्राप्त ऊर्जा होता है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है, प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? नाभिकीय ऊर्जा। और ये नाभिकीय ऊर्जा जो होता है या तो नाभिक का विखंडन से होता है या तो फिर नाभिक का संलयन से होता है। संलयन यानी इसमें नाभिक टूटता है और इसमें नाभिक जुड़ता है। ये दो प्रोसेस से होता है। दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाते हैं। जैसे यूरेनियम से, है ना, यूरेनियम वाला जो होता है 92 और 238 यूरेनियम जो होता है, इससे जो ऊर्जा हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य का जो ऊर्जा है, सूर्य के पास जो ऊर्जा है तो वो इसमें क्या है? आपका नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा है। इसमें क्या होता है? संलयन होता है। संलयन क्या होता है? संलयन होता है। सूर्य में जो ऊर्जा होता है उसका क्या होता है? संलयन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ता है और क्या बनाता है? जल बनाता है, यानी H2O बनाता है। फिर से अगर इसको हम लोग अलग करते हैं, तो फिर से अगर हम लोग इसको अलग करते हैं H2O को, तो हमको क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा, यानी ऊर्जा देंगे तभी ये अलग होगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होता है, ये जो ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा होता है विद्युत के रूप में, यानी विद्युत धारा देते हैं हम लोग। यहाँ पर विद्युत धारा देते हैं, तो विद्युत धारा देते हैं तब जाके ये किस में टूटता है? H2O प्लस और OT में टूटता है। तो जिस अभिक्रिया में हम लोग, जिस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन का निकलना, वो भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये था इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आज का प्रश्न जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बोल रहा आभासी और प्रतिबिंब, आभासी और प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, है ना, आभासी प्रतिबिंब के लिए, यहाँ पर और नहीं होगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए, ठीक है।
अनंत होना चाहिए, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, क्या होना चाहिए ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन पर। इसका ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, और आंसर लिखना है, ठीक है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, कल जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, यानी कल का जो क्वेश्चन था कि जब एक स्थिर बल 3 सेकंड के लिए, जब एक स्थिर बल 3 सेकंड के अवधि के लिए 8 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है और यदि बल वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 6 मीटर पर सेकंड कर देता है तो बल का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर देखिए समय कितना दिया है, समय दिया है आपको 3 सेकंड दिया हुआ है समय, ठीक है। और द्रव्यमान का अगर बात करेंगे तो द्रव्यमान जो है m दिया हुआ है, ये 8 केजी दिया हुआ है, ठीक है। और पहले जो वस्तु का वेग था यानी प्रारंभिक वेग का अगर बात करेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकंड था और अंतिम वेग यानी बाद में जो वेग हुआ वो कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग u बोलते हैं, इसको हम लोग v बोलते हैं, इसको t बोलते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, F निकालना है, यानी बल निकालना है। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान तो ठीक है और त्वरण के बदले में होता है v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ पर m के जगह पर हम लोग लिखेंगे 8 और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 माइनस 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल का ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2 और यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पर 3 और ये न्यूटन। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर 0 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 5.33 न्यूटन। यानी अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, कल का प्रश्न जो था उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए 5.33 न्यूटन। और आज का प्रश्न का जो उत्तर है आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये साइंस का यानी सामान्य विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करने मत भूलिएगा। और इस तरह से जो भी डेली एक एक छोटा छोटा वीडियो आते रहेगा और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और वो सारे क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसमें क्या होता है ना कि ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग विज्ञान यानी साइंस के बहुत सारा टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन को तो सॉल्व करते ही है, क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स आता है उसको भी हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।